हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अब तक हमने अपने लेक्चर्स में पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग को समझा है, उनके कंपोनेंट्स के बारे में जाना है। हमने पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को भी पढ़ा और ये भी समझा कि आखिर क्यों हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी है। अब हम आ चुके हैं हमारे अगले टॉपिक में, जहां पर हम पार्टी सिस्टम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। पार्टी सिस्टम्स का मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में, एक डेमोक्रेटिक देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव है, इफेक्टिव है, और किस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक देश में इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर हम इसी पार्टी सिस्टम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा इस लेक्चर का, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे इस चैप्टर का। यहाँ पर हम ये समझने वाले हैं कि आखिर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एक देश के लिए अच्छी होती हैं, जरूरी होती हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहां पर लिखा है, इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कि एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक देश में हर एक सिटीजन को ये अधिकार होता है कि वो फ्रीली पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकता है। मतलब कि डेमोक्रेटिक देशों में क्या होता है, सिटीजन्स के पास ये राइट होता है, ये अधिकार होता है कि वो फ्रीली पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म कर सकते हैं। और इसीलिए कई सारे डेमोक्रेटिक देशों में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं बात करूं हमारे खुद के देश की, तो हमारे देश में तो आज तक, अभी तक नई नई पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024 में जन स्वराज नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया गया। आप जैसी एक फेमस पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म हुई, जहां पे आम आदमी ने, नॉर्मल सिटीजन्स ने मिलकर अपने पावर को हाथ में लिया, ठीक है, और एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म किया। तो इस तरीके से हमारे देश में भी और कई सारे डेमोक्रेटिक देशों में पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म करने के लिए लोगों के पास आजादी होती है, वो फ्रीली पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आज के वक्त पर 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, दर्ज कराई गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो हमारे देश में 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 750 की 750 पॉलिटिकल पार्टीज सीरियस कंटेंडर्स हैं, यानी कि एक सीरियस उम्मीदवार हैं या फिर सीरियस दावेदार हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जीतती नहीं हैं, वो सीरियसली कंटेस्ट भी नहीं करती हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनमें से तो ऐसी हैं जो सिर्फ नाम के लिए रजिस्टर कराई गई हैं, लेकिन असल में वो अच्छे से लड़ते नहीं हैं, इफेक्टिवली कंटेस्ट नहीं करते हैं इलेक्शंस में। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जो कभी जीत ही नहीं पाती हैं, ठीक है, या जो सिर्फ किसी एक इश्यू के लिए फॉर्म की जाती है, जो एक बार लड़ते हैं और दोबारा फिर वो लड़ते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, वो सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती है या फिर वो जीत नहीं पाती है चुनावों में, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, Usually only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form the government. क्या होता है हमारे देश में कि इतनी सारी पार्टीज एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ ही पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि इफेक्टिवली इस रेस में उतरती हैं, जीतती हैं और सरकार को फॉर्म करती है, सरकार को चलाती है।
ठीक है, तो इतनी पॉलिटिकल पार्टीज में से बस कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव है हमारे देश में, जिनके पास पावर आती है, जो सरकार बना पाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि इस रेस पर उतरती हैं, जीतती हैं, जीत हासिल करती हैं और फिर सरकार को फॉर्म करती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में से सभी पॉलिटिकल पार्टीज सीरियस कंटेंडर्स नहीं होती हैं, वो जीत नहीं पाती हैं, और अगर सिर्फ कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज जीत पाती हैं, तो आखिर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज फिर एग्जिस्ट क्यों करती हैं? और एक और अच्छा सवाल यहाँ पर आता है, और वो क्या है कि हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, कि आखिर कितनी फिर पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव होती हैं हमारे देश के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि मेजर हैं, जो कि इफेक्टिव हैं, जो कि गुड हैं, अच्छी है एक डेमोक्रेटिक देश के लिए। इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे इस लेक्चर में, और उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके पार्टी सिस्टम्स को समझ लेते हैं और शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम के साथ, जिसका नाम है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए वन पार्टी सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक देश में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ किया जाएगा कि वो कंट्रोल कर सकेगी, वो रन कर सकेगी गवर्नमेंट को। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, जिसके पास ये पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट को चला सकती है, रन कर सकती है। तो मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का रूल होता है। यहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन फिर भी पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में रहती है, और इसी सिस्टम को हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, मतलब कि एक ही पार्टी का रूल होना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है। इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है वन पार्टी सिस्टम का, और वो एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में क्या है, चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास ये परमिशन है कि वो रूल कर सकती है, और वो पार्टी कौन सी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो यहाँ पे सिर्फ इसी एक पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो रूल कर सकती है, गवर्नमेंट को चला सकती है। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है, लीगली people are free to form political parties. It does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि और पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे लीगली ऐसा बोला गया है, मतलब कानूनी तौर पर यहाँ पर लोगों के पास ये अधिकार है, वो फ्री है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, चाइना में ऐसा नहीं हो पाता है, इनफैक्ट उन सभी कंट्रीज में ऐसा नहीं हो पाता है जो कि वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भले ही लोगों को ये परमिशन है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है, जो चुनावी प्रणाली होती है, वो परमिट ही नहीं करती किसी को कि वो फ्रीली compete कर सके पावर के लिए। मतलब यहाँ पे और पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट भी करती हैं, लेकिन वो चुनावों में लड़ नहीं पाती हैं, वो कंटेस्ट नहीं कर पाती हैं, compete नहीं कर पाती हैं पावर के लिए। मतलब यहाँ पर लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं होता है, उनको भी सिर्फ एक ही पार्टी को हमेशा वोट करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास हमेशा एक ही ऑप्शन होता है वोट करने के लिए। और साथ ही साथ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, उनके पास भी ये ऑप्शन नहीं होता कि वो कंटेस्ट कर सके, compete कर सके पावर के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका रूल है, जिसका डोमिनेंस है, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर है।
इसीलिए ये एक पॉलिटिकल पार्टी कभी अलाउ ही नहीं करती किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो भी पावर में आ सके, कंटेस्ट कर सके। इसीलिए ना लोगों के पास कोई ऑप्शन है वोट करने का और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये ऑप्शन है कि वो कंटेस्ट कर सके। और इसी सिस्टम को हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, जहां पर और भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, वो फॉर्म करी जाती हैं, लेकिन वो compete नहीं कर पाती हैं पावर के लिए। इसीलिए सारी की सारी पावर हमेशा हर इलेक्शन में सिर्फ एक ही पार्टी के हाथों में रह जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हम वन पार्टी सिस्टम को कंसिडर ही नहीं कर सकते कि ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक देश के लिए अच्छा होगा, एक गुड ऑप्शन होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन, ये सिस्टम डेमोक्रेटिक ही नहीं है। और ये क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है? क्योंकि any democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम दो पार्टीज आपस में compete कर पाती हैं, ठीक है, वो चुनावों में लड़ पाती हैं। सबके पास एक फेयर चांस होता है कि वो फ्रीली compete कर सके एक दूसरे के अगेंस्ट और पावर को हासिल कर सके। और इसी को तो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रीली कंटेस्ट कर सकती है और हर एक वोटर के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें से वो चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम में तो ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे तो बस एक ही पार्टी का ऑप्शन है वोटर्स के पास कि आप सिर्फ इस एक पार्टी को ही वोट कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो compete कर सके पावर के लिए। तो ये ऑप्शन कभी भी डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो सिस्टम है जहाँ पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी इफेक्टिव होती है, एक ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, ये सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है और ये सिस्टम अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस ही नहीं होते हैं, ना लोगों के पास, वोटर्स के पास, और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास। तो ये था हमारा सबसे पहला पार्टी सिस्टम जिसका नाम था वन पार्टी सिस्टम, जहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का रूल होता है, उन्हीं के हाथ में सारा का सारा कंट्रोल होता है। अब वन पार्टी सिस्टम के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप के तरफ, जिसका नाम है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज का रूल होगा, दो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर मेजरली एग्जिस्ट करेंगी। तो चलिए टू पार्टी सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कुछ कंट्रीज में क्या होता है, पावर आमतौर पर चेंज होती रहती है सिर्फ दो मेन पार्टीज के बीच में। मतलब यहाँ पे सिर्फ दो मेन पार्टीज ऐसी होती हैं जिनके बीच में हमेशा पावर बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। मतलब आज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में पावर है, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी ए, ठीक है, और अगले इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी बी के पास पावर चली जाएगी, लेकिन उसके बाद किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर नहीं जाएगी, या तो ए के पास ही रहेगी या तो बी के पास ही रहेगी। तो इसी को हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम, जहां पे सिर्फ दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और पावर हमेशा उन दोनों के बीच में ही चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। इधर लिखा है, several other parties may exist, contest elections and win a few seats in the national legislatures। यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि और पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या वो कंटेस्ट नहीं करती हैं, या वो जीतती नहीं है। ऐसा नहीं है। टू पार्टी सिस्टम वन पार्टी सिस्टम जैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और वो चुनावों में लड़ती भी हैं, वो कंटेस्ट भी करती हैं और वो कुछ सीट्स जीतती भी है नेशनल लेजिस्लेचर्स में। नेशनल लेजिस्लेचर्स का मतलब है जैसे कि हमारा पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसे देशों में जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पे और भी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और वो चुनावों में भी लड़ती हैं और कुछ सीट्स जीतती भी हैं नेशनल लेजिस्लेचर्स में। लेकिन बट only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government। लेकिन सिर्फ उन दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे ज्यादा चांस होता है जीतने का, सरकार बनाने का। मतलब कि कुछ सीट्स हो सकता है बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज जीत जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो होती हैं, जो चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए, वो मेजॉरिटी ऑफ सीट ज्यादातर उन दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी ही जीतती है। तो यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे कई और पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पावर सिर्फ उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही चेंज होती रहती है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेंट होती हैं और वो हमेशा से डोमिनेंट होती जाती हैं। ठीक है, उनके पास बहुत पावर होती है, उनके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है, इतने इलेक्शंस में वो जीत जाते हैं कि लोगों का झुकाव भी उनके तरफ ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, लोग भी उनके पक्ष में हो जाते हैं क्योंकि लोगों के सामने वो बहुत पॉपुलर हो चुकी हैं, लोग उनको जानते हैं, उनके काम को जानते हैं, उनके पास ज्यादा पावर भी है, डोमिनेंस भी है, इन्फ्लुएंस भी है, अच्छे टॉप के लीडर्स भी होते हैं। ठीक है, मीडिया भी उनके साथ होती है। इन सभी वजहों की वजह से वो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा पॉपुलर रहती हैं और उन्हीं के पास हमेशा पावर आती रहती है। इसीलिए भले ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करें, लेकिन वो सिर्फ कुछ सीट्स जीत पाती हैं, ज्यादा सीट्स वो नहीं जीत पाती हैं। और ऐसे ही सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं टू पार्टी सिस्टम्स के। यहाँ पर लिखा है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है टू पार्टी सिस्टम का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए में क्या है? यूएसए में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास हमेशा पावर्स आती रहती है। ठीक है, एक है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हमेशा पावर जो है इन दोनों के बीच में ही एक्सचेंज होती रहती है, कभी ये पावर में आते हैं तो कभी वो पावर में आते हैं। तो यूएसए में क्या है? टू पार्टी सिस्टम है। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम में भी है। यूनाइटेड किंगडम में भी दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके बीच में पावर हमेशा चेंज होती रहती है, एक है कंजर्वेटिव्स की और दूसरी है लेबर पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमेशा इन दोनों के बीच में ही पावर बदलती रहती है और पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ सीट्स आती हैं, लेकिन मेजरली ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ही हमेशा पावर में रहती हैं और इसीलिए ये दोनों कंट्रीज एग्जाम्पल है टू पार्टी सिस्टम के। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा टाइप पार्टी सिस्टम का जिसका नाम था टू पार्टी सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट टाइप के तरफ जिसका नाम है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम को भी आप नाम से समझ सकते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं इस सिस्टम में, कई सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं ऐसे सिस्टम में। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट समझ लेते हैं। इधर लिखा है, when several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम तब माना जाता है जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ compete करती हैं पावर के लिए और दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक उचित मौका होता है पावर में आने का। कैसे? या तो अपनी खुद की स्ट्रेंथ की मदद से या फिर अलायंस के जरिए, अलायंस जिसको हम फ्रंट भी कहते हैं उसके जरिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ compete भी करती हैं पावर के लिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टी या सिर्फ एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज ही हमेशा जीतती है, नहीं, यहाँ पे दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक मौका होता है, एक चांस होता है जीतने का, पावर में आने का, सरकार बनाने का। और इसीलिए इस सिस्टम को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज
पावर में आती हैं उनके पास मौका होता है पावर में आने का, सरकार को फॉर्म करने का। अब यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये दो तरीकों से पावर पे आती है, ठीक है। एक तरीका तो इनका होता है अपनी खुद की स्ट्रेंथ के जरिए, कि या तो इनकी खुद की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, ये बहुत पावरफुल है, इनके पास ज्यादा सीट्स आ चुकी हैं, ये मेजॉरिटी से जीत चुकी हैं, जिसके बेसिस पे वो क्या करती हैं, अपनी सरकार को फॉर्म कर लेती हैं। या फिर यहाँ पे क्या होता है, अलायंस बनाया जाता है। आप सभी को याद होगा हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में अलायंस का मतलब समझा था। अलायंस क्या होता है, जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती हैं और एक साथ मिलकर एक अलायंस के तरह चुनावों में लड़ती हैं, ठीक है। तो वो एक ग्रुप के तरह चुनावों में उतरती हैं और कंटेस्ट करती हैं, उसी को हम अलायंस कहते हैं। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो अलायंस में आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती हैं, फिर चुनावों में लड़ती हैं, जीत हासिल करती हैं और एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ पावर को शेयर करती हैं और सरकार को चलाती हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज compete करती हैं पावर के लिए और दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये मौका होता है कि वो पावर में आए, या तो खुद की स्ट्रेंथ की मदद से या फिर अलायंस के जरिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. अब यहाँ पर क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है, या तो अलायंस बनता है, ठीक है, या फिर कोएलिशन गवर्नमेंट आती है। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गठबंधन सरकार। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इस सिस्टम में क्या होता है, सरकार फॉर्म होती है और वो सरकार कई सारी पार्टीज से मिलकर फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पर एक गठबंधन सरकार को बनाया जाता है, मतलब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हाथ मिला लेती हैं एक दूसरे के साथ। अब अलायंस में क्या होता है, अलायंस में इलेक्शंस लोग साथ में लड़ते हैं, मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट ही साथ में करती हैं, उसको हम अलायंस कहते हैं या फिर फ्रंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कोएलिशन में क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है जब चुनाव हो जाते हैं और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत पाती है, तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिलाती है और फिर गठबंधन सरकार को फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आ रही हैं और पावर को शेयर कर रही हैं और सरकार को फॉर्म कर रही हैं। तो इसके जरिए क्या हो रहा है, मल्टीपल पार्टीज जो हैं वो पावर में आ रही हैं, ठीक है। इसीलिए सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में पावर होती है, सिर्फ एक या दो के हाथ में नहीं। और ये चेंज भी हो सकता है, आज कोई पार्टी जीतेगी, कल कोई और पार्टी जीतेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज है जो हर जगह जीतती रहेगी। हमारे देश में कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही हैं और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पार्टी रूल कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी पार्टीज जो है उनके पास मौका नहीं होता है। यहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास एक मौका होता है चुनावों में जीतने का और पावर को हासिल करने का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है या फिर अलायंस बना लेती है, या फिर कई बार मेजॉरिटी से भी जीत पाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट अलायंसेस हैं, ठीक है। एक अलायंस है एनडीए, दूसरा अलायंस है यूपीए और तीसरा अलायंस या फ्रंट है लेफ्ट फ्रंट। तो इस तरीके से हमारे देश में भी डिफरेंट अलायंसेस को फॉर्म किया जाता है, ठीक है, और फिर एक सरकार को फॉर्म किया जाता है मल्टीपल पार्टीज के साथ मिलकर। अब देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। In India, there were 3 major alliances in 2004 parliamentary elections: the National Democratic Alliance, the United Progressive Alliance and the Left Front. जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था 3 अलायंसेस के बारे में जो इंडिया में फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर उसी के बारे में लिखा गया है कि 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इंडिया में 3 मेजर अलायंसेस बनाए गए थे, जहाँ पर मल्टीपल पार्टीज एक साथ आ गई थी, ठीक है। सबसे पहला अलायंस क्या था, एनडीए, जिसको हम कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दूसरा था यूपीए, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और थर्ड था लेफ्ट फ्रंट। तो 2004 में इंडिया में क्या हुआ था, इन तीनों अलायंसेस के बीच में कंटेस्ट हुआ था इलेक्शंस में, जिसमें
यूपीए जो थी वो जीत गई थी। ठीक है, तो यूपीए की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने मिलकर उस अलायंस को फॉर्म किया था, वो सभी ने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो हमारा देश क्या है? हमारा देश मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, अलायंसेस के थ्रू, कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू, या कभी कभी खुद के स्ट्रेंथ के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आखिरी पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है। This system appears very messy and leads to political instability. अब इस सिस्टम की एक दिक्कत भी है, और वो दिक्कत क्या है कि ये सिस्टम थोड़ा मेसी लग सकता है, अस्त व्यस्त लग सकता है, और साथ ही साथ ये सिस्टम जो है वो लीड कर सकता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तरफ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के तरफ कैसे? ये हमने पहले भी पढ़ा है। जब कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गठबंधन सरकार को फॉर्म किया जाता है, तो उसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने खुद के व्यूज, ओपिनियंस और इंटरेस्ट होते हैं, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सभी पार्टीज को एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी हाथ पीछे कर ले तो सरकार गिर जाती है। तो इस सिस्टम में क्या रिस्क होता है? इंस्टेबिलिटी का रिस्क होता है, और इस सिस्टम थोड़ा सा मेसी भी लग सकता है। लेकिन but it allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. लेकिन इस सिस्टम में लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी मिलता है। कई सारे इंटरेस्ट, कई सारे ओपिनियंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, करेक्ट? तो हमारे देश में इतने सारे इंटरेस्ट हैं, इतने सारे व्यूज हैं, इतने सारे ओपिनियंस हैं। कौन इन सभी ओपिनियंस को, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा? कौन सरकार के सामने इन सभी इंटरेस्ट के बारे में बताएगा? पॉलिटिकल पार्टीज। इसीलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी भी है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम का होना जरूरी है, मल्टी पार्टी सिस्टम का होना जरूरी है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कई सारे लोगों को, कई सारे इंटरेस्ट को, कई सारे ओपिनियंस को। तो ये एक फायदा भी है मल्टी पार्टी सिस्टम का। तो ये था हमारा आखिरी टाइप पार्टी सिस्टम का, जिसका नाम है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसी के साथ हमारा ये सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम था टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स, यहीं पर खत्म होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स को समझ लेने के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अब हमने सभी टाइप्स को समझ लिया है, तो अब हम अच्छे से इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट कहता है दैट पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। अब ये जो सवाल है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में होनी चाहिए, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्टिव होती हैं, ये सवाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि पार्टी सिस्टम कुछ ऐसा नहीं है कि कंट्री उसे चूज कर ले। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं और आप चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पार्टी सिस्टम ऐसे नहीं चलता है। कोई देश अपने मुताबिक चुन नहीं सकता है अपना पार्टी सिस्टम। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। ऐसा इसीलिए क्योंकि पार्टी सिस्टम हर एक देश में इवॉल्व होता रहता है, ग्रो होता है। ऐसा नहीं है कि आप चूज कर सकते हैं किसी भी एक पार्टी सिस्टम को। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि एक देश का नेचर कैसा है, उस देश की सोसाइटी का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, उस देश में किस प्रकार के डिविजन्स हैं, कैसे सोशल और रीजनल डिविजन्स हैं, उस देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, वहां पर किस प्रकार का इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। ठीक है, वहां पे सिस्टम क्या है इलेक्शंस का। इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि किसी देश में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम होगा। वहां पे 2 पार्टी होंगी, 2 से ज्यादा पार्टीज होंगी, ये सभी इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं।
कौन कौन से फैक्टर्स कि एक देश के लोग कैसे हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसे फॉर्म हुई है, ठीक है, वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, वहाँ पे किस प्रकार की डाइवर्सिटी है, कैसे डिविजन्स हैं वहाँ पे कल्चर के आधार पर, भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रीजन के आधार पर कैसे कैसे डिफरेंसेस है, ठीक है, उस देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी है, मतलब वो देश कैसे फॉर्म हुआ है, वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे आई है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यूएसए की, तो यूएसए में डिकेड से, कई सारे सालों से दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एग्जिस्ट करती आई हैं, ज्यादा पावरफुल रही हैं। इसीलिए ऑटोमेटिकली आज के टाइम में लोग अपने आप ही उनके तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, लोग डिवाइड हो गए हैं उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के ही बीच में, उनको और कोई अच्छा ऑप्शन दिखाई ही नहीं देता है। तो इसीलिए एक देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। साथ ही साथ किसी देश में किस तरीके से इलेक्शंस को हेल्ड किया जाता है, कंटेस्ट कैसे होते हैं वहाँ पे इलेक्शंस, रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो मायने रखते हैं जब हम बात करते हैं पार्टी सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन्ड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसी वजह से हर एक कंट्री जो है वो डेवलप करती है अपना खुद का एक पार्टी सिस्टम, जो कि बेस्ड होता है, जो कि कंडीशन्ड होता है उस कंट्री के स्पेशल सर्कमस्टांसेस के मुताबिक। उस देश में, उस पर्टिकुलर देश के कैसे सर्कमस्टांसेस है, कैसी परिस्थितियां हैं उस देश की, उस पे डिपेंड करता है कि उस देश में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम होगा। इसीलिए हर एक देश में ये इवॉल्व होता रहता है, ठीक है, ये देश की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वहां पर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करेंगी, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज वहां के लिए अच्छी होंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इंडिया का। अब इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों आया, क्यों इवॉल्व हुआ, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कई सारे रीजन्स है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पानी है, कहीं ओशन है, ऐसे हमारे देश में ज्योग्राफिकली बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है, सोशल डाइवर्सिटीज भी हैं। तो इतने बड़े देश में जहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, ऐसे देश में सिर्फ 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज काफी नहीं है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे सब लोगों को, सब लोगों के इंटरेस्ट को, उनके व्यूज को, उनके ओपिनियंस को। इसीलिए हमारे देश में हमें मल्टी पार्टी सिस्टम की जरूरत थी, क्योंकि हमारी कंडीशंस ऐसी थी, हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। तो इसी प्रकार से हर एक देश में अपने आप एक पार्टी सिस्टम इवॉल्व होता है उस कंट्री के सिचुएशन के मुताबिक, फैक्टर्स के मुताबिक, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है कि कोई भी पार्टी सिस्टम आइडियल नहीं है सभी कंट्रीज के लिए, सभी सिचुएशंस के लिए। मतलब कि ऐसा कोई भी एक पार्टी सिस्टम नहीं है जो हम कह सके कि सभी कंट्रीज के लिए सही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 2 पार्टी सिस्टम इंडिया जैसे देश के लिए अच्छा है या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम किसी और देश के लिए अच्छा है, नहीं, ये देश टू देश वेरी करता है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, कितनी पार्टीज एक देश में होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक देश की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसका जवाब है कि हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो सभी कंट्रीज के लिए सही हो, सभी कंट्रीज के लिए आइडियल हो, सभी सिचुएशंस के लिए आइडियल हो। इसी के साथ हमारा ये दूसरा और आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का यहीं पर खत्म होता है, जिसका नाम था हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। तो बस इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर और ये दोनों ही टॉपिक्स यहीं पर खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।